जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं तो बहुत बार हमें लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये इंटरव्यू जब आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस, आप कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा देश है। युवाओं में जोश होता है, युवाओं के बड़े सपने होते हैं, इसीलिए भारत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे आइडियल कंट्री है। और आज हमारे मेहमान युवा हैं, आइए मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं दिनेश करदम जी। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट किया। और बिल्कुल सच कहा आपने सर, भारत युवाओं का देश है और लगता है जितना युवा डायरेक्ट सेलिंग में आज कनेक्टेड होगा उससे ज़्यादा आपके चैनल पर है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके साथ इस स्टेज पर बैठने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। दिनेश, अभी 2 महीने पहले आपकी शादी हुई है। यस सर। और शादी के बाद में बहुत सारे हमारे यहाँ रीति रिवाज होते हैं, फिर आना जाना, घूमना फिरना। उसी दौरान हमने आपको बहुत डिस्टर्ब किया, लेकिन उसके बावजूद आप समय निकाल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू सो मच सर। हम लोग आगे बढ़ें, कुछ क्वेश्चन पूछें, उससे पहले कुछ अच्छी बातें करते हैं जी। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं आपके, कमिंग सून के वीडियो पे आए हैं। सुरेंद्र कुमार ने लिखा है, वेलकम सर, यूथ के लिए आप भगवान हो। अभिषेक कुमार लिख रहे हैं, सो वेरी एक्साइटेड। जोगिंदर सिंह ने लिखा है, वी आर ब्लेस्ड टू लिसन ए ग्रेट पर्सनैलिटी। TKS विद वेस्टीज ने लिखा है, वाव, सुपरस्टार ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ग्रूमिंग, मैजिशियन ऑफ वर्ड्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। थैंक यू। सुनीता शर्मा ने लिखा है, मैजिकल मैन इज कमिंग। ऑलवेज ग्रेटफुल ने लिखा है, हाईली एक्साइटेड फॉर दिस इंटरव्यू। इंद्रजीत कुमार ने लिखा है, ग्रेट सर, मैं बहुत उत्सुक हूँ आपको सुनने के लिए। नवाब हुसैन ने लिखा है, वाव, गुड नो अबाउट दिस दैट यू आर कमिंग, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल। और सरला वर्मा ने लिखा है, वाव, सुपर डुपर एक्साइटेड टू लिसन मैजिकल मैन। कौन सी उपाधि आपको ज़्यादा पसंद है? सर, लोगों का प्यार है और ये प्यार ही है जो शब्दों के रूप में कमेंट्स में या जब कभी कहीं पे जाते हैं ट्रेनिंग वगैरह में तो मिलता है। तो मैं तो इन सब लोगों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि इतने सारे शब्दों, मतलब मैंने खुद ने कभी अपने वाले बारे में इतना सोचा नहीं है कि ये सारे शब्द मेरे ऊपर जमेंगे या जच सकते हैं। बट ये सर इस इंडस्ट्री का ही प्यार है कि लोग कभी भगवान भी कह देते हैं, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, और मैजिशियन ऑफ वर्ड्स या जो भी है, हम अपने शब्दों से, एक्शन से लोगों की ज़िंदगी में जो भी कर पाते हैं वो करने की कोशिश रहती है। बाकी सर प्यार है लोगों का, मिलता रहता है सर, एंड थैंकफुल फॉर दैट। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं। सर, नाम तो आप ऑलरेडी आप ही ने बता दिया है। और सर कॉलेज के दिनों में ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं, उससे पहले स्टार्टिंग से लेते हैं। स्टार्टिंग से सर मैं बहुत ही आम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली के सपने होते हैं कि वो अपनी फैमिली को कैसे भी करके मैनेज करे, सरवाइव करे और लाइफ में कुछ ग्रो कर पाए। मेरे फादर एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर। वो काम की तलाश में दिल्ली आए और आकर के उन्होंने छोटा मोटा काम किया, बिजनेसेस डेवलप किया। आपने सुना होगा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस होता है गांधीनगर दिल्ली के अंदर में। बिल्कुल, वो फेमस एरिया है सर। तो वो 84 से पहले दिल्ली आ गए थे। अच्छा। उन्होंने यहाँ पे काम सीखा एज अ कारीगर, जो लेबर वर्क होता है। फिर कुछ सालों के बाद में अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया। तब तक उनकी शादी भी हो चुकी होगी, मैं भी आ गया था। फिर मैं और मेरी मम्मी दिल्ली आ गए। अच्छा। तो जब से हम लोग दिल्ली में ही हैं। और मेरे पापा का बिजनेस था जो कि लगभग 2007-2008 तक मैंने उसको फ्लॉरिश करते हुए देखा। लेकिन कुछ चैलेंजेस थे, बिजनेस के चैलेंजेस थे, या कहें कि सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं था, या फिर कुछ लोगों पर विश्वास कर लेना। तो कई लॉसेस हुए, और जब रिपीटेडली लॉसेस हुए मेरे फादर के बिजनेस में तो सर वो कोलैप्स हो गया। अच्छा। साल 2007 या 2008 में। उसके बाद जो हमारी फैमिली ने फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा, वो सर सच बताऊं तो मतलब अनडिस्क्राइबेबल है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर दिन का चैलेंज था। लगभग 2006-07 से लेकर के 2016-17 तक भी, मतलब 10-12 साल पैसों की कमी क्या होती है वो हमारे परिवार ने बहुत करीब से देखा।
मेरे फादर ने हम लोगों को पढ़ाने के लिए छोटी मोटी जॉब्स वगैरह करी, कई बार ऑटो ड्राइविंग का काम भी करना पड़ा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करी, फिर वापस गांधीनगर में जाकर के ही किसी की फैक्ट्री में किसी के यहाँ जॉब भी की। मतलब बहुत सारी सर, ये बहुत लंबी स्टोरी है और इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं ज़िंदगी के जहाँ पे मैं आज सोचता हूँ तो मैं वापस उस ज़िंदगी में नहीं जाना चाहता। और यही एक रीज़न भी था सर, हर एक दिन, हर एक मोमेंट, हर एक ऐसा जो लम्हा था जो मेरे फादर या मेरे मम्मी को फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या पैसों की कमी की वजह से कई बार लोगों के अपमान भी झेलना पड़ता था, कई बार दुकानदारों से सुनना, कई बार लोगों से पैसा ले लिया तो सुबह दोपहर शाम कभी भी ब्रेकफास्ट में डिनर में लोग आके बेइज्जती किया करते थे। तो वो मोमेंट पे मैं खुद के साथ में बातें करता था कि दिनेश ज़िंदगी में कुछ बड़ा ज़रूर करना है। शायद वो सीडिंग थी जो मेरे दिमाग में हो रही थी कि लाइफ में कुछ अचीव करना है। और एक चीज़ बहुत सेट थी सर, एक छोटा सा इंसिडेंट है, जब मैं घर से निकल रहा था अपने कॉलेज के लिए तो मेरी मम्मी सुबह ब्रेकफास्ट बना करके मेरा लंच पैक करके देती थी। मेरे घर यमुना विहार जहाँ मैं रहता था, यमुना विहार स्टैंड से बस लेकर के रामदास कॉलेज DU में आता था मैं, अपना ग्रेजुएशन की बात है सर। राइट। तो बस पास हुआ करता था और बाकी कॉलेज की फीस चली गई, बाकी कुछ पैसे मिलते नहीं थे घर से, मतलब पॉकेट मनी मेरी 2 या 5 रुपए हुआ करती थी। तो एक दिन मेरी मम्मी जब डेली, हमारा ऐसा नहीं था कि घर में खाना रखा हुआ है ऑलरेडी, एक हफ्ते 10 दिन का जो सामान होता है डेली लाते थे, डेली बनाते थे। मेरे फादर का डेली मतलब आटा चावल सामान जो होता है, दूध ब्रेड आटा, ये डेली का, मतलब एक दिन 2 दिन का। तो मेरी मम्मी हर दिन के तरीके से जब दुकान पर गई दूध लेने के लिए तो उस दिन दुकानदार ने दूध देने से मना कर दिया। ब्रेकफास्ट बनाने से हम लोग कर नहीं पाए। मम्मी घर पे आई रोती हुई बेचारी, आंखों में उनके आंसू थे, वो कुछ बोल नहीं पाई उस समय पे। तो जैसे वो आई उनकी आंखों में मैंने आंसू देखा, डोलची खाली थी जिसमें दूध लेकर के आते हैं, बर्तन जो होता है। मैं कुछ बोला नहीं, मैं निकल गया घर से सर। और ना मैंने पूछा ना मैंने क्या है, मैं घर से चलता गया। मेरे घर से मेरे बस स्टैंड का डिस्टेंस 2 किलोमीटर का था। मैं सर उस दिन पहले दिन रोते हुए कॉलेज गया अपने, और मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मेरे आसपास से कौन निकला, कौन क्या सोच रहा था उस समय पर। बट मुझे एक चीज़ बहुत याद है कि वो क्यों मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सर, क्योंकि उस दिन पहली बार मैंने खुद से बात की थी। उस दिन पहली बार मैंने बहुत सारे कमिटमेंट्स खुद से किए थे। उस दिन पहली बार रोते रोते मैं अपने स्टैंड तक पहुंचा। उस दिन एक चीज़ डिसाइड हो चुकी थी कि ज़िंदगी में कुछ करना है, नहीं करना है, पैसा बहुत कमाना है। फिर उस दिन के बाद से सर जर्नी अलग ही हो गई। उस दिन के बाद से मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया। उस दिन के बाद से मुझे फैमिली का दर्द। कौन सी क्लास में पढ़ते होंगे आपने सर? दैट टाइम मैं मतलब कॉलेज में थे आप? कॉलेज में थे, ओके, फर्स्ट ईयर की बात है सर। तो उस दिन के बाद से फिर मेरे को ज़्यादा समझ आने लगी सर। मैं एक चीज़ रिलेट कर रहा हूँ दिनेश, देखिए हमारी ज़िंदगी की जो ये घटनाएं हैं ना, यही हमें प्रेरित करती हैं, और कुछ भी बड़ा करने के लिए एक इमोशनल ड्रीम का होना बहुत ज़रूरी है सर। मैं अपनी लाइफ को कनेक्ट कर रहा था आपके साथ में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की खास बात यही है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग संघर्ष से निकल के यहाँ तक पहुँचते हैं। राइट सर। बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पहले से बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहे होंगे। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, शिवाजी कॉलेज से, और उसके बाद मैंने एक टीचर से अपना करियर स्टार्ट किया था, और फिर मैं केबल टीवी के बिज़नेस में आ गया। तो मेरी उम्र रही होगी उसमें 25-26 साल की, शादी हो गई थी, और मेरी मदर अचानक बीमार हो गई। और बहुत शॉर्ट में बताऊं तो डायग्नोज ये हुआ कि उनकी जो किडनी है वो ख़राब हो गई है। और पहली बार जब मुझे मालूम चला कि किडनी का क्या रोल होता है एक व्यक्ति की बॉडी में, और डॉक्टर ने बताया कि उनकी लाइफ बहुत कम समय की बची है, तो आप जैसी कुछ घटना हुई, वो कैलाश कॉलोनी में एक सहगल नर्सिंग होम है, वहाँ पे वो एडमिट थे, और वहाँ से डॉक्टर ने एम्स से दवाई लाने के लिए मुझे भेजा, और रात का 9:30-10 बजे का टाइम रहा होगा। तो मैंने वहाँ से दवाई ली, और दवाई लेते हुए जब मैं वापस आ रहा था तो DTC की बस में खाली पड़ी थी ऑलमोस्ट, मैं पीछे की तरफ बैठा था, और मैं मतलब चीख के रोता हुआ आया, ये सोच के कि अब क्या हो जाएगा, मतलब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और फिर जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने लोगों को यहाँ पैसा कमाते हुए देखा, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में भी एक बहुत क्लियर थी कि यार बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि ज़िंदगी में पैसे की बहुत इम्पोर्टेंस है। और आपको सुन के मुझे भी कुछ लोगों ने सुना है, पहले भी सुना होगा शायद, मैं शेयर करता हूँ कि मेरे इमोशनल ड्रीम क्या हैं, किस वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। हमारे जीवन में अगर इस प्रकार की कुछ घटनाएं हैं
तो उनको हम कनेक्ट करें, और न केवल मात्र डायरेक्ट सेलिंग, अभी तो कोई भी अगर ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जिससे आपको लगता है कि आपके बचपन की वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं आज भी आपके जहन में हैं, वो सारी की सारी पूरी हो सकती हैं, तो फिर पूरी ताकत के साथ में आप लग जाइए। शुरुआत में ही हम थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं। सो आपने रामजस से ग्रेजुएशन किया, ओके, उसके बाद? सर कॉलेज के दिनों में ही फिर मेरा ट्रैक चेंज हो गया। फिर मेरा फोकस ये नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और करना है। तो फिर मैं कॉलेज के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज सर्च करने लगा। ओके। फिर मैं कॉलेज, पहले मेरा रूटीन था कॉलेज में क्लास के बाद बस स्टैंड पे जाना, बस पकड़ना, घर आ जाना। राइट। फिर मैं कॉलेज के बाद रुकने लगा। 4 बजे मेरी क्लासेस ओवर हो गई, फिर मैं 6 बजे 7-7 बजे तक भी कॉलेज कॉरिडोर्स में घूम रहा हूँ। अच्छा। लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग कॉलेज में ज्वाइन कर लिया आपने? अभी तो ज्वाइन ही नहीं किया सर। अच्छा, ओके। हाँ, तो अभी क्यों मैं मिल रहे थे, रिलेशन क्यों बिल्डअप कर रहे थे? मैं देख रहा था कि आखिर कॉलेज में मतलब इसके अलावा क्या हो सकता है। अच्छा, ओके। लोगों से जानना, ओके, गॉट कि इट। ये क्या चाहता है, ये कहाँ जाना चाहता है, इसके कोर्स में क्या संभावनाएं हैं। तो ऐसे मिलते 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 मतलब जब सर रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। पहली बात तो सर वहाँ अपने जैसा कोई इंसान मिलना बहुत मतलब उस समय पे रेयर था। मेरा जो कोर्स था बीएससी स्टैटिस्टिक्स, उसमें सारे बच्चे थे वो बहुत मतलब वेल सेटल्ड फैमिली से थे। तो मेरा उन लोगों से मिसेबल हो पाना बहुत पॉसिबल नहीं था। तो मैं अपने ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था। गरीब लोग की पहचान होती है, अपने से गरीब को ढूंढ ही लेता है। तो कॉलेज कॉरिडोर में ही मुझे कुछ ऐसे बच्चे मिलना शुरू हुए जो मेरे साथ बस में जाते थे। अच्छा, इसको तो वहाँ देखा है, बातचीत करी, वो क्या कर रहा है और क्या चल रहा है। तो उन दिनों के अंदर में मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अलग अलग। कोई लाइफ में टीचिंग कर रहा है साथ में कॉलेज के, कोई कॉलेज के बाद में ये काम करने के लिए आता है, अलग अलग तरीके के काम से। उन्हीं दिनों मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग को जानने का भी मौका मिला। अच्छा। कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर ही सर। आपने ज्वाइन कर लिया? सर मतलब लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं आ चुका था कॉलेज के अंदर। मैं डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर चुका था फर्स्ट ईयर के अंदर ही। और जो भी ज़रूरी काम होते हैं स्टार्टिंग के डेज के, इनिशियल ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन होता है, बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिर एक इंसान हाउ टू इनवाइट, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू फॉलो अप सीखता है ये सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे करके जो मेरे वहाँ के अपलाइन थे उन्होंने सिखाना शुरू किया, मैंने भी सीखना शुरू किया। मुझे याद है सर मैंने बहुत सारी अपनी शुरू की, जो मेरी पहली क्लास होती थी मैंने वो मैनेज करनी भी मतलब शुरू की कि चलो कोई बात नहीं, ये तो क्लास तो चलती रहेगी, कहीं से कॉपी कर लेंगे, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीयू में एक जगह है आर्ट्स फैकल्टी, आपने सुना होगा। तो सुबह सुबह 6 बजे मैं पहुँच जाया करता था रेडी होकर के, और सर मैं कॉलेज के अंदर ही फॉर्मल्स में जाने लगा। अच्छा। तो मेरी क्लास के बच्चे बोलते कि देखो जैसे चिड़ियाघर में नया जानवर आता है ना, देख करके सब उसको टीज कर रहे होते हैं। तो मेरे को ऐसी ही फीलिंग आती, मैं क्लास में एंटर करता हूँ, सबकी नज़रें मेरे ऊपर कि कोई एंटर कर गया है। तो मतलब कॉलेज का वो बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब डेज थे जहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। जैसे आपने बोला कि एक इंसान को अगर लगता है एक प्लेटफॉर्म पे उसके सपने पूरे हो सकते हैं, इमोशनल ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं, तो पूरी मेहनत के साथ जुट जाना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में जब आया तो मैंने 99% नहीं दिया सर, मैंने अपना 100% ही दिया। मैंने वहाँ पे जाकर के जो भी सीखना था, जो समझना था, जिसको फॉलो करना था कि ही इज़ योर मेंटोर, ओके, अब जो ये बोल रहे हैं उनकी बात पत्थर की लकीर है। इन बिटवीन कुछ ऐसी बातें याद आएंगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा जिन्हें मैं आज भी फॉलो करता हूँ सर। वो मैंने सीखा होगा 2012 में 13 में, लेकिन वो ऐसे छप गया फ्रंट ऑफ द ये यहाँ पे, मैं आज भी उसको फॉलो करता हूँ क्योंकि कभी ना कभी मैंने वो सीखा स्टार्टिंग में। तो कॉलेज के डेज मतलब ऐसे रहे, मतलब कह सकते हैं कि कॉलेज की जो एक लाइफ होती है, कैंटीन में बैठते हैं, किसी को देखते हैं, कोई आपको देखता है, तो वो मैंने जी नहीं सर एक्चुअली। अच्छा हो गया। तो मैं करियर में ही फोकस हो गया सर वहाँ पे। बाद में लगता था यार कर लिया, जिम्मेवारी का एहसास जो है जल्दी हो गया। जल्दी हो गया। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर क्या हुआ? विद इन दी ग्रेजुएशन मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ही ऑप्ट किया, और जब मैं 2015 में मेरा फाइनल ईयर था तो घर से बहुत प्रेशर हो गया सर। ऑलरेडी बैकग्राउंड जो मैंने आपको शेयर किया वो ऐसा नहीं था कि वो मुझे सपोर्ट कर पाता। जो भी डिसीजंस थे सर मैंने खुद से ही लिए। लाइक मुझे कॉलेज में जाना है या मैंने स्कूल चेंज करना है, तो ये सारी डिसीजंस मेरे ही थे। तो मुझे ये डिसाइड करना था अब आगे क्या करना है, लेकिन फैमिली का प्रेशर था कि आप ये मत करो आप, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो वो अननोइंगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आ गई थी। तो इसको कहते हैं कि
इमोशनल ब्लैकमेल करना, और ये काम मम्मियों का होता घर में। तो वो एहसास दिलाती थी कि तेरे पापा इतना मेहनत करते हैं, अकेले कब तक कमाएंगे, तो इतने साल से लगा हुआ है। ये करके उन्होंने मेरे को इमोशनल किया, और मैंने भी सोचा कि चलो 3 साल तो हो ही गए हैं। वहाँ मैंने टोटल 3 साल के अंदर में लगभग 8-9 हज़ार रुपये कमाए थे। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग से। हाँ, अगर हम फाइनेंशियल अर्निंग की बात करें, लेकिन जो मैंने कमाया था एक्चुअल में, वो मैं आज हूँ बेसिकली। अच्छा, वो बिल्डअप मेरा वहीं से हुआ है सर। जो मेरे ब्रेन की ट्यूनिंग हुई है, जो मैं आज जिस तरीके से सोचता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग को जिस तरीके से लेता हूँ, करियर के बारे में जो भी अप्रोच है, वो वहीं पे हुई है। तो ये जो एक छोटी सी चीज़ लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल अर्निंग क्या हुई उतने टाइम में, स्टार्टिंग 2 साल 3 साल के अंदर में, तो वो बहुत छोटी चीज़ होती है। मुझे लगता है कि अगर स्टार्टिंग में एक इंसान मनी वाले पार्ट को अवॉइड करके अगर लर्निंग पे फोकस कर जाए, तो शायद मुझसे भी बड़े लेवल पे वो पहुंचा जा सकता है इजीली। बट आफ्टर कॉलेज मेरे को डायरेक्ट सेलिंग से सर गिव अप करना पड़ा था। अच्छा, मजबूरी में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए। बट उस समय भी मैंने फिर समय लिया 1 साल का, कि मैंने फैमिली में बोला कि आप अगर आप कुछ चाहते हो मैं करूँ, तो मुझे 1 साल का समय दो, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा। और सर आफ्टर कॉलेज एक इंसान का एक ही सपना होता है, एक इंसान का, एक फैमिली का यही सपना होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में लग जाए। हमारी इंडियन फैमिलीज़ के अंदर तो ज़्यादा ही कल्चर है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो मैंने वही किया, बट मेरा फोकस था कि आज मेरे फैमिली सुनेगी तो वो भी यही बोलेंगे कि मतलब उस समय नहीं बताया। मेरा फोकस था कि मैं 1 साल ले लूँ फैमिली से। डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं हुआ या नहीं हो पा रहा है, या कई बार लगता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सब अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छी है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ और देखते हैं फिर। लेकिन एक चीज़ सेट हो गई थी कि करना कुछ नेटवर्क जैसा ही है। अब क्या करना है वो आइडेंटिफाई करने के लिए समय चाहिए। तो मैंने 1 साल का समय लिया कि इधर तो प्रिपरेशन चल रही है, वो दिखाने के लिए है, वो करने के लिए नहीं है, लेकिन एक्चुअल पर्पस था कि मैं कुछ सर्च आउट कर लूँ उस बीच के अंदर में कि एक्चुअल में मुझे क्या करना है। क्योंकि एक यूथ की, मतलब मैं अगर अपने आप को रिलेट करके बोलूँ, एक इंसान की सबसे बड़ी खोज जो होती है पर्सनल लेवल पे, वो यही होती है कि वो एक्चुअल में ज़िंदगी में करना क्या चाहता है, बनना क्या चाहता है। क्योंकि फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर और बहुत सारी जो मतलब पीयर प्रेशर्स होते हैं, मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ, उसने ये कर लिया, तो इस सब के बीच में ये आइडेंटिफाई करना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके लिए सर समय चाहिए जो आपको खुद के साथ बिताना होता है। राइट। तो अगर आप, मतलब कोई भी इंसान विद इन द एजुकेशन, विद इन द जॉब, विद इन द बिजनेस, अगर वो ये आइडेंटिफाई कर ले मैं करना क्या चाहता हूँ, तो जैसे आपने बोला किसी भी प्लेटफॉर्म पे सफलता ली जा सकती है। डायरेक्ट सेलिंग उनमें से एक है जहाँ पे बड़े स्तर की सफलता ली जा सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग फिर रीस्टार्ट कब किया आपने? सर 2016 में अगेन समथिंग अराउंड फरवरी और मार्च और मई से मेरे पे ऐसे, मतलब कॉल आता है ना, हेलो भाई क्या कर रहा है, कहाँ पे आजकल, वो टेक्निक है सर एक हम वो सीखा था। तो जब मेरा एक कॉलेज का ही फ्रेंड था, उसने कॉल करना शुरू किया, हफ्ते 10 दिन बाद में वो कॉल खटखटा दिया करता। अच्छा, वो मुझे मिला उस दिनों था जब कॉलेज में डायरेक्ट सेलिंग चल रही थी, तो मेरा वो गया, ध्यान गया कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग फिर से बताएगा शायद। मैंने उसको इग्नोर करना शुरू किया। बहुत दिन इग्नोर करने के बाद में लास्ट में उसने एक बात बोली कि यार भाई के लिए मिल भी नहीं सकता क्या? तो उनका दिल्ली वाले भाई के लिए जान दे देंगे तो तब मैं उसको मिला जुलाई 2016, आफ्टर 1-2-3 महीने का जो प्रोसेस रहा, तो जुलाई 2016 में मैं अगेन मेरे को अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर को रीस्टार्ट करने का मौका मिला। अच्छा, 2016 में आपने स्टार्ट किया। पहले आपने 3 साल काम किया, उसके बाद बीच में गैप हुआ कितना? 1 साल का। 1 साल का गैप के बाद में आपने दोबारा से एक नई कंपनी स्टार्ट की 2016 में। राइट सर। तो जो पहले आपने 3 साल काम किया था, मेहनत किया था, उसमें आपको पैसा ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा मिला आपको? सर आप कह सकते हैं कि वही बेस था मेरा। जैसे एक बिल्डिंग के लिए नींव बहुत मजबूत होना ज़रूरी है, उसी तरीके से जो स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं, उस समय जब आप खुद के साथ में स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं, खुद के इमोशंस ऊपर नीचे जाते हैं, करें ना करें, छोड़ दें, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो मझधार में जाकर के जब अपने आप को बनाए रखते हैं ना, तो वो जो आपको एक इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, वो सबसे ज़रूरी होता है बेसिकली। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान आज के समय पे कमा ले, एज अ यूथ अगर एक इंसान आज के समय पे उसको खुद के अंदर डेवलप कर पा रहा है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है सर। पैसा कमाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है सर। मतलब आज जिसके पास नहीं है तो वो यही लगेगा कि पैसा कमाना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसा कमाने के लिए खुद को उस अकॉर्डिंगली डिजर्विंग बनाना सबसे ज़रूरी है सर। तो जो वो इनर स्ट्रेंथ हैं, जिन्हें हम लोग कई बार आपके खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स से भी डिनोट कर देते हैं कि हर एक इंसान का कैरेक्टर अलग होता है, कि वो किस सिचुएशन में क्या बिहेव कर रहा है।
प्रॉब्लम तो सबके साथ में आती है सर, राइट, ऐसा कोई इंसान नहीं है प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है। हम्म। या प्रॉब्लम को हम लोग अलग वर्ड से डिनोट करें तो चैलेंजेस कह सकते हैं उसको। तो चैलेंजेस तो हर किसी के लाइफ में आते हैं, बट हर एक चैलेंज में हर एक इंसान का जो बिहेवियर होता है, हर एक इंसान का जो एक डिसीजन मेकिंग होती है वो अलग होती है। वो कमाना बड़ी बात है सर। तो वो 3 सालों में मैंने वही कमाया। मुझे पता था कि मेरा फैसला सही है नहीं, अगेन रीस्टार्ट करने का जो मेरा फैसला था वो मुझे पता था कि ये सही है और इस बार कर ले जाएंगे। तो वो जो इनर कॉन्फिडेंस आता है। तो फिर सक्सेस कब मिलना स्टार्ट हुई? मतलब 2016 में आपने स्टार्ट किया, इनिशियल सक्सेस अगर हम माने 40-50 हज़ार रुपये की इनकम तक कब तक पहुंच गए? हाँ सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार ये लगता है कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस है और मैं तो, कई बार लोग एक्सपीरियंस के बोझ के तले ही दबे होते हैं कि मैं तो, कहते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। कभी मैं उस कंपनी में राजा हुआ करता था, मेरे लिए सभाएं होती थी, डिंग डोंग अजीम शान शहंशाह में चल के, ये सबसे हट करके व्हेनेवर वी स्टार्ट समथिंग न्यू इट इज ऑलवेज अ स्लो स्टार्ट। कभी हम जिम में भी जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग तो ऑलरेडी इसी चीज़ के लिए जानी जाती है। आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, सीखिए, सिखाइए, और असली बेनिफिट तो आपको बाद में मिलता है, बाद में मिलेगा। बिल्कुल सर, ये एक आम के पेड़ लगाने के जैसा है कि आपको पेशेंस के साथ में करना पड़ेगा। तो हैविंग दैट एक्सपीरियंस सर, कॉलेज का एक्सपीरियंस होने के बाद में भी लगभग मुझे नई स्टार्ट करने के बाद 1.5 साल का समय लगा 50 से 60 हज़ार रुपये की इनकम पे पहुंचने के लिए। इन बिटवीन टीम बनी भी, टूटी भी, लोग आए भी, लोग गए भी, अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस को भी देखा। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं था तो उससे पहले 1 साल का जो गैप था, मैंने अपने फाइनेंसेस को इतना मजबूत कर लिया था कि मेरी जेब में पैसे रहते थे। अच्छा। हाँ, मैंने कुछ पार्ट टाइम वर्क शुरू कर दिया था मॉल्स के अंदर जा करके, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, तो मेरी जेब में पैसे रहते थे। लेकिन जब मैं अगेन आया सर वापस से 2016 में, तो वापस से मैंने फील किया कि ये इंडस्ट्री आपको एक बार ज़मीन ज़रूर दिखाती है। ये मैंने खुद के साथ और मेरे साथ जितने लोगों ने डेवलप किया, मैंने उस इंसान से भी ये एक्सपीरियंस लिया कि अगर आप यहाँ पे हैं तो ये इंडस्ट्री आपको या तो फाइनेंस वाइज, फैमिली सपोर्ट वाइज या किसी भी पैरामीटर पे आपको एक बार तो ज़मीन दिखाती है सर। वहाँ से ही उठना होता है सर। दैट्स गुड, वंडरफुल। और आज दिनेश डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत कामयाब चेहरा है, युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। वंडरफुल दिनेश, बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी। और आपकी स्टोरी की जो सबसे अच्छी लर्निंग हमारे व्यूअर्स ले सकते हैं वो ये हो सकती है कि अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, मैंने ये भी पढ़ा दिनेश आपके बारे में कि आपने जो इनिशियल एजुकेशन है आपकी 12th तक वो आपने सरकारी स्कूल से प्राप्त की है। हाँ सर, और उसके बावजूद आप रामजस कॉलेज में गए। यस सर। और चैलेंजेस कितने रहे आपके साथ में, फाइनेंशियल इश्यूज़, परिवार में जब इस प्रकार की स्थितियाँ रहती तो बच्चे पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वो बहुत सारे लोग शायद महसूस करते होंगे इस चीज़ को। वंडरफुल दिनेश। यूथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राइट सर। अगर हमने एक यूथ को अप्रोच करना है, यूथ को भी मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ, एक बच्चा है वो ग्रेजुएशन कर रहा है या उसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उसको अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग के लिए अप्रोच करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे अप्रोच करें? सर इसके 2 आंसर हैं मेरे पास में, मैं दोनों ही देना चाहूँगा। प्लीज़ सर। सबसे पहले तो मैं जब नया था डायरेक्ट सेलिंग में, 2012, 13, 14 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस समय पर मैंने एक चीज़ सीखी थी कहीं पे, किसी ट्रेनिंग के अंदर में ही किसी ने बोला होगा। मैं आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने तब सीखी थी, वो आज भी यहाँ ब्रेन में सेट हैं। तो कहते हैं सर, बड़ों को कॉफ़ी और छोटों को टॉफ़ी दे करके बुला लिया जाता है। तो इसका कोई सर मतलब एक रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके पीछे कोई रिटर्न स्पीच नहीं है कि ये बोल करके ही बुलाया जाए। तो पहली बात तो कि सामने वाले का इंटरेस्ट देख करके कि उसको, अगर आप उसको पसंद है कॉफ़ी, आप कह रहे हैं आइसक्रीम खिलाऊंगा, तो वो आएगा ही नहीं। समटाइम्स हम कहते हैं कि चलो यार मैकडी चलते हैं बर्गर खाने के लिए, और कॉलेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उसका प्लान कहीं मूवी के लिए बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ मैकडी नहीं आएगा, वो मूवी देखने के लिए जाएगा। तो यही होता है कि जब हम किसी को इन्वाइट करते हैं, जो मैं अपनी स्टोरी से रिलेट कर पाता हूँ, किसी को इन्वाइट करते हैं तो हमने उसको बुला लिया, बात भी कर लिया, आने को भी रेडी था, लेकिन सडन चेंज हो गया प्लान और उसने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने जो उसको इनवाइट करने के लिए बातें बोली थी, शायद वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी उसके लिए कि वो वहां पे आए। तो उसने क्या किया, तवज्जो किसी और काम को दे दी कि यार ये तो मिल ही लेंगे इससे, कहीं और चलते हैं। तो पहली बात तो उसके इंटरेस्ट को जानना। तो सर इंटरेस्ट की बात करें
जब हम उसको बात करेंगे तो मैंने आपसे 2 मिनट बात करी ना, तो मैं जान जाऊंगा आपको क्या पसंद है। राइट। आपको फ्रीडम पसंद है, आपको पैसे पसंद है, आपको क्या चाहिए, फाइनेंशियल लिगेसी चाहिए, आपको दूसरों की हेल्प करना पसंद है, तो मैं उसी धरातल पे आपको इनवाइट कर लूँगा, आपसे अपॉइंटमेंट ले लूँगा मिलने के लिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मेरी कंपनी का प्रोफाइल देख लो आकर के, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्लान में बहुत नहीं, ये अपॉइंटमेंट वाली बातें नहीं है। ये तो प्रेजेंटेशन जब दिखाएंगे उसको तब बातें हो जाएंगी। लोग गलती कर जाते हैं कि अपॉइंटमेंट के नाम पे प्लान दिखा रहे होते हैं। दूसरा आंसर जो इसका आंसर है कि सर सामने वाले को अगर यूथ है, आपने जब बोला कि उसको करियर अगर मतलब करियर तो हर किसी की फेवरेट टॉपिक होता है, जब भी आप उसे गंभीरता से उसके करियर के बारे में बातें करेंगे, 2-4 अच्छे सवाल करेंगे, क्योंकि अच्छी क्लोजिंग करने का जो एक टेक्निक मैंने सीखी है वो होता है सही सवाल फेंकना। अगर आपकी स्पीच में अगर आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं, क्लोजिंग भी कर रहे हैं, ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक ही कला जो मैंने सीखी है, जो मुझे आज भी मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, वो है सही सवाल फेंकना। अगर आप 2-4 सवाल उससे सही पूछ लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इंसान कितने पानी में है, कितनी गहराई है इसके अंदर। और फिर अगर उससे गंभीरता से आप एक बार पूछे बोलेंगे कि सो एंड सो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ में करियर अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना चाहता हूँ जहाँ से आप और मैं मिलकर के एक बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं, और मैं पूरा भरोसेमंद हूँ कि आप भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। राइट। आप कामयाब होना चाहते हैं। हम लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, कुछ चीज़ें मैं शेयर करूंगा, उस पर आपके विचार क्या हैं आप मुझे बताना, अगर सही लगेगा तो साथ मिलकर काम करेंगे। ओके, दैट्स गुड। मैं कोई उसके लिए पर्टिकुलर एक डायलॉग नहीं है, उसके लिए हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, सामने वाले का इंटरेस्ट समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग में। जैसे मतलब पिच देख के बॉलिंग करते हैं ना, आउट स्विंग ले रही है, इन स्विंग ले रही है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। सर एक छोटा सा किस्सा है। हाँ प्लीज। मैंने 2017 में अपने एक फ्रेंड को ज्वाइन कराया और उनके साथ में उनके फैमिली रिलेटिव के पास में गया, तो वहाँ पर उन्होंने क्या है कुछ सवाल किए कंपनी के बारे में, कंपनी ऐसी कंपनी वैसी बहुत देखी हैं, जो जर्नल एक सवाल होते हैं। तो वो मेरा दोस्त था, मैं उसको सिखा के गया था कि भाई कुछ बोलना नहीं है तुझे, बस सुनना है, जो करूँगा मैं करूँगा। अब जैसे आप बोल रहे हैं सामने से, तो मैंने क्या किया, मैं सुन रहा हूँ जी हाँ जी, और उसको लगा कि इसको आता नहीं है, तो उसने बीच में कूद के करना शुरू कर दिया। सर एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन क्या हुआ, वो जो प्रोस्पेक्ट थे हमारे, उनका ये जवाब था कि तुझे तो कंपनी ने तोते की तरह रटा करके भेजा है। तो यहाँ पे ये मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ सर, इसलिए ये सिचुएशनल होती हैं कि किस जगह पे क्या बातें बोलनी है, ये बोलने के लिए हमके सामने वाले को समझना पड़ेगा। सर कहीं पे ठहरना भी पड़ता है। हर बात का जवाब हो इसके लिए जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए। कभी कभी अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी ना लोग बहस भी कर जाते हैं, अपॉइंटमेंट ही नहीं फिक्स होती है, कई बार अलग तरीके से बातें कर जाते हैं। ये जो आपने बिल्कुल ठीक बोला, सिचुएशनल है सर ये बात। दैट्स ग्रेट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को कामयाबी के लिए इनवाइट करना है, सक्सेस के लिए कुछ वर्ड्स हैं, उनको आप अगर आप अपनी स्पीच में ऐड करेंगे तो हो सकता है उसका फोकस वहां पे जाए, इंटरेस्ट वहां पे हो। करियर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, किसी को ज्वाइन करने के लिए, मेंबर बनाने के लिए, जुड़ाने के लिए, उससे फ़ायदा लेने के लिए। तो बस अगर आप वहाँ पे फोकस करेंगे करियर पे, अगर आप भारी उसको बना देंगे ना शब्द को, तो मुझे लगता है सर काम हो जाएगा। क्योंकि करियर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला करियर ही होता है। दैट्स करियर का चुनाव करना। व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं संदीप सर। संदीप कुमार का क्वेश्चन है, यूथ जेंटलमैन MLM पर बिलीव क्यों नहीं करता? सर इस बात का जवाब तो मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ। अच्छा कि यूथ जल्दी से भरोसा क्यों नहीं करता। क्योंकि जब मैं नया था इस इंडस्ट्री में तो उस समय भी लोग भरोसा नहीं करते थे, और जब मैंने कुछ पैसे कमाए, कुछ अच्छी सक्सेस हासिल करी, तब भी लोग भरोसा नहीं करते थे। सर आज भी नहीं करते हैं। तो ये हमेशा रहेगा सर, कि ये यूथ के साथ में नहीं है, हर इंसान के साथ में। और क्योंकि आज इंडस्ट्री को ऑलरेडी सर 22-25 साल हो चुके हैं, तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानता है। जैसे कहते हैं ना कि उसको अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग होता है, जोड़ना होता है, हमने जानते हैं। पेटेंट डायलॉग है कि हम जानते हैं ऑलरेडी। तो भरोसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हर किसी के पास में उसकी अपनी खुद की एक कहानी है। जब तक हम उस कहानी को सुन करके उस कहानी को रिफ्रेम नहीं करेंगे, जब तक उस कहानी का सही मतलब नहीं समझाएंगे, तो हर एक इंसान का विश्वास को लेकर के इश्यू है सर। वो यूथ के साथ में ज़्यादा है, क्योंकि यूथ
कंफ्यूज रहता है सर। तो उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। ये तो मतलब अगर ये एक चैलेंज है और हम्म। जो सर पूछ रहे हैं इनके सामने ही आया है, तो हम्म। एक पॉजिटिव चैलेंज है। हम्म। क्योंकि अगर सब लोगों ने विश्वास कर लिया होता समय पे ही, तो शायद सारे लोग आज सुरेंद्र सर के साथ ज्वाइन कर लिए होते। ये एक अच्छा पॉजिटिव चैलेंज है सर ये। ग्रेट। सुनील कुमार गुप्ता का प्रश्न है, प्लान दिखाने के बाद लोग ये क्यों कहते हैं कि बाद में बताएंगे? सर लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि बाद में बताएंगे, या टाइम नहीं है, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सर पर्सनली कि हर चीज़ का जो जन्म होता है वो परेशानी से ही होता है। अगर एक एक मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मतलब हर एक इंसान कभी ना कभी फील करता है इसको। जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत पेन होता है, दर्द होता है उसको। बेबी उसका पैर अंदर से डिस्टर्ब करता है, पैर भी मारता है, लात मारता है, चलाता है खुद को। तो कई बार उसको पेन से गुजरना पड़ता है। तो वो अगर हम इसको रिलेट करें नेटवर्क मार्केटिंग में किसी नए लीडर को जन्म देने के लिए, या किसी को लाने के लिए, किसी को ज्वाइन कराने के लिए, तो सर वो हाथ पैर तो मारेगा ना थोड़े बहुत। वो झेलना है उन क्वेश्चंस को। अच्छा, परेशानी कब होती है? जब बेबी आ जाता है, बॉर्न हो जाता है, जब ज़्यादा परेशानी होती है। उसकी नोज़ी भी साफ करनी पड़ती है, रात भी नींद भी खराब हो जाती है, रोता भी है रात भर, फिर मतलब डिस्टर्ब हो जाता है सारी चीज़ें। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। अगर नया बीज आप कहीं पर बोएंगे तो भी उसकी रखवाली करनी पड़ती है, खाद पानी देना पड़ता है। नेचर के जो लॉज हैं वो सिमिलर हैं सर। जहाँ कहीं पर भी ग्रोथ, प्रोग्रेसिव, सफलता वाली बातें आती हैं, चाहे वो किसी पेड़ के लिए हो, ह्यूमन बीइंग के लिए हो, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी ये चैलेंज है, ये आएगा सर। अब सवाल है कि लोग ये क्यों बोलते हैं, बताता हूँ। क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है सर। आपको गलत कहने के लिए कोई एविडेंस नहीं है सर। आपको मना करने की शायद हिम्मत नहीं है। और अगर किसी ने ये बोला है कि सोच के बताता हूँ, सर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जितने समय से मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो उसका क्वेश्चन ये नहीं कि सोच करके बताऊंगा, ये नहीं है। उसके पीछे का जो क्वेश्चन है वो रूट क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है कि क्यों कह रहा है सोच के बताऊंगा। या तो विश्वास नहीं है, या फिर इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं, क्या नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है, क्या चीजें हो सकता है घर पे पूछ करके आए, तो क्या सोच करके बताएंगे। तो जब मैं किसी इंसान को मिलता था आज भी, तो कोई कहता है कि मैं सोच करके बताऊंगा, तो मैं उसको पूछता था कि सर आपने ना तो भी ज्वाइन किया है, ना आपने कोई टूल परचेज किया है, ना आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, ना अभी आपने कोई इवेंट अटेंड किया है, जो एक डायरेक्ट सेलिंग का कल्चर है। तो सर आप देखेंगे क्या, आप सोचेंगे क्या, और आप बताएंगे क्या। तो अगर आप देखना ही चाहते हैं, सोचना ही चाहते हैं, बताना ही चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप साथ में ज्वाइन करके जाइए, घर बैठ करके आराम से सोचिए, फिर बात करेंगे करना है या नहीं करना है। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो डे 1 से जुड़ करके काम ही करे हमारे साथ में, लेकिन सबसे पहले वो साथ में हमारे साथ आ तो जाए, एटलीस्ट हमारे साथ एसोसिएट तो हो जाए। राइट। कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी बाद में ज्वाइन करता है, पहले वो आपको ज्वाइन करता है। कहते हैं नोबडी बाइज कंपनी, प्रोडक्ट और एनीथिंग, एवरीबडी बाइज यू। तो वो आपको शायद ज्वाइन कर ले। मेरी कोशिश ये रहती है किसी भी इंसान को मिलने के बाद में कि वो मुझसे कनेक्ट हो जाए, राइट, मेरे साथ कम्युनिकेशन में आ जाए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आ जाए। मैं उसको कभी इवेंट में इनवाइट कर लूँ, ज्वाइन नहीं भी किया है तो वो मेरे साथ, मैं ट्रीट करता हूँ कि ही इज़ ज्वाइंड। सर एक काम करेंगे, हम परसों ना वहाँ मिलेंगे सर, एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, दोनों भाई साथ में चलेंगे, बैठेंगे और सीख करके आएंगे सर। सर आप हम स्टार्ट कर देंगे ना तो इस साल तक मैं आपको इस इनकम पे पहुंचाने वाला हूँ। सर मैं जो मैंने सीखा है, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसको मिला के काम करेंगे ना तो एक बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन तैयार हो सकता है। उसको ये फील तो कराओ कि वो साथ में आ चुका है। हम फील कर चुके हैं, ये आने वाला ही नहीं है। तो एक्चुअली में उसका क्वेश्चन नहीं है कि बताता हूँ, ये हमारा ही सेल्फ डाउट है कि जब हम किसी प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, तो हमारे मन में ये चल रहा होता है कि शायद ये भी ज्वाइन नहीं करेगा। दैट्स ग्रेट। उसी का ये रिस्पॉन्स क्वेश्चन है सर जो सामने से आता है। यस, ग्रेट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ये प्रश्न है उमंग कुमार का। सर 1 महीने काम करने के बाद कॉन्फिडेंस डाउन पड़ जाता है और फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है।
इसको कंटिन्यू कैसे रखें? सीधा सा जवाब है सर इसका तो कि जिस तरीके से हमारे मोबाइल की फ़ोन की बैटरी लो होने के बाद में हम उसको सोफ़े पे काउच पे फेंक के नहीं छोड़ जाते हैं, हम उसको तुरंत भाग करके चार्जिंग देते हैं। यस। उस तरीके से हमें भी चार्जिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान प्रवृत्ति है, इमोशन से बना हुआ है, कई केमिकल रिएक्शंस बॉडी में चल रही होती हैं, तो कॉन्फिडेंस का ऊपर नीचे होना लाजमी है, मोटिवेशन का अप डाउन होना लाजमी है। तो ज़रूरी है कि अपने आप को किसी हाई एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करके रखें। ऐसे इवेंट्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, जैसे फ्रेंड्स मीट होता है और बाकी लोग भी, हर सीनियर लीडरशिप अपनी अपनी इवेंट्स करती है, सेमिनार्स होते हैं सर। तो अपने आप को मंथली बेसिस पे चार्जिंग करते रहे। और सर मेरा एक मानना है कि एक इंसान अपने आप को कम से कम 3 साल से 5 साल सेमिनार में बना करके रखे, तो भी वो उतना सीख जाएगा, उतना समझ जाएगा जितना उसको एक सिग्निफिकेंट इनकम तक पहुंचने के लिए उसके अंदर एक समझ होनी चाहिए। तो 1 महीने के बाद कॉन्फिडेंस डाउन हो जाने का मतलब है कि यू नीड रिचार्जिंग। आप जाइए, कोई ना कोई सीनियर लीडर से मिलिए, कोई ना कोई इवेंट को अटेंड कीजिए, फिर से चार्जिंग आ जाएगी 1 महीने की। चैट विद सुरेंद्र बस का एक इंटरव्यू काम कर सकता है उसके लिए, ये इंटरव्यू भी काम कर सकता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ। ये प्रश्न है विक्रांत का, हाउ टू कीप आवर सेल्फ इन द मोमेंटम एंड हाउ टू डील विद प्रोकास्टिनेशंस? सर ये बहुत भारी वर्ड है प्रोकास्टिनेशन, और लोग इसमें फंस गए हैं जानबूझ करके। मतलब मैं तो आज तक कभी प्रोकास्टिनेशन में गया नहीं सर, लेकिन हाउ टू डील विद के लिए सर मेरे पास में एक ही है कि अगर एक इंसान का पर्पस उसको पता है ना कि वो लाइफ में जाना कहाँ चाहता है, आप कहाँ से आए हो ये फर्क नहीं पड़ता, जाना कहाँ चाहते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे मालूम था मुझे कहाँ जाना है। एज आई शेयर्ड विद यू कि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, मैं किस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मेरे लिए पैसा कमाना कितना इंपॉर्टेंट था, तो वहाँ तो प्रोकास्टिनेशन हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक फादर बोले बच्चे को कि मैं आज जॉब पे नहीं जा पाऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है प्रोकास्टिनेशन करने का, वो कोई सेंस ही नहीं है सर वहाँ पे। एक फादर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको घर चलाना है। वो जब भी मन करेगा ना कि आज उठने का मन नहीं कर रहा मेरा, तो उसके सामने सारे खर्चे आ जाएंगे लाइन से, दूध वाला ये बोल रहा है, सब्जी वाला ये बोल रहा है, तो आपका कोई पर्पस नहीं है। इसीलिए आप ये प्रोकास्टिनेशन जैसे बड़े शब्द के एक्चुअली में ये अपने आप को पेज छुपाने का तरीका है सर। मतलब आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग समबडी, मतलब किसी की कोई वो नहीं है, पर्सनली ना ले, लेकिन ये खुद को छुपाने का तरीका है कि मैंने आगे इतना बड़ा शब्द लगा दिया है। मतलब जब पर्पस छोटा होता है या होता ही नहीं है तो प्रोकास्टिनेशन आ जाता है, और जब बड़ा पर्पस है तो फिर कुछ आता ही नहीं है, फिर लक्ष्य ही आता है, और कुछ आता ही नहीं आता है तो साइड में अपने आप हट जाते हैं। बिल्कुल सर, कोई कहता है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, क्या करना चाहिए? रात को पर्पस बनाओ, रात को उसको 10 बार जब माइंड में रिकॉल करोगे, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि मेरी सुबह की ट्रेन है 4 बजे की और मैं सोता रह गया? कभी होता ही नहीं है ऐसा। ऐसा कब होता है कि मेरी फ्लाइट है इतने बजे की और मैं सोता ही रह गया, टाइम से नहीं पहुंचा? नहीं, माइंड हमारा बहुत ट्यून्ड है, बहुत शार्प है, और इतना इंटेलिजेंट है कि इतनी बड़ी बड़ी आविष्कार रचनाएं करी हैं क्योंकि इसको फोकस कर लिया जाए। तो इसका सिंपल आंसर है सर, अगर आपने खुद को ये डिसाइड करके खुद को बता दिया है कि मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरी जर्नी कैसी होगी, तो प्रोकास्टिनेशन आएगा ही नहीं। आप टाइम पे उठेंगे, अपने आप को शेड्यूल करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, अपने कामों को भी अलाइन करेंगे, दिन की टू डू लिस्ट बनाएंगे अपने। अगर हो सकता है कि कई बार काम नहीं है, इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि मीटिंग्स नहीं अलाइन हो रही हैं, कई बार होता है, तो आज की नहीं होगी तो कल की होगी, कल की नहीं होगी 1 हफ्ते बाद का शेड्यूल बनेगा। लेकिन प्रोकास्टिनेशन में आप नहीं फंसेंगे अगर आपके पास में पर्पस है तो। मेरा सर शुरुआत की हैबिट थी, आज भी उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ बहुत हद तक, मतलब 80% 90%, कि मैं सर 9 बजे घर से निकल जाता था और रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे और 11 बजे भी घर में घुसता था। मेरे सामने कोई प्रोकास्टिनेशन नहीं आया सर। दैट्स ग्रेट। पर्पस क्लियर है तो फिर प्रोकास्टिनेशन नहीं आएगा और मोमेंटम ऑटोमेटिकली बना रहेगा। और इंसान का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है सर खुद से। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है ना सर, वो जो आपने बताया ना दिनेश, अगर पर्पसफुल लाइफ है ना तो फिर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके साथ में ऐड होती चली हो जाती हैं सर। आपका तजर्बा अभी कितना हो गया? 2016 से लेके अभी हो गए 7 साल, 3 साल पहले लगभग 10 साल का आपका डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। एक दशक आपका हो गया लगभग, और आपके पास में बहुत अच्छी नॉलेज है दिनेश। आप एक बड़े अचीवर हैं। आज एक इंटरव्यू में आपकी नॉलेज को हम लोग नहीं समझ सकते, तो फिर अगली बार मुलाकात करेंगे ज़रूर।
आपने समय निकाला दिल की गहराई से, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा और मैं आपके व्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर आते रहें और मेरे जैसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे आएंगे, वो अपनी जर्नी से कुछ समय के अंदर में वो पता नहीं सर कौन इंसान क्या सिखा करके चला जाए। तो हर इंटरव्यू को सुने, हर इंटरव्यू से कोई ना कोई एक बात सीखने की कोशिश करें। जब भी मैं कोई वीडियो सुनता हूँ तो मैं सब चीज़ तो नहीं सीख सकता वहाँ से, लेकिन एक लाइन लेकर के जाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आज का इंटरव्यू आपके आने वाले 5 साल की बाद की जर्नी में कोई एक लाइन आपके लाइफ में एक अहम भूमिका निभाए। तो सर आप बहुत रिस्पेक्टफुल काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, मतलब बहुत सपोर्ट है ये। हम जब फील्ड पे काम करते हैं शायद बहुत सारे चैलेंजेस जो हमारी भी टीम है वो आपके चैनल पे आकर के सुन लेती है ऑलरेडी, तो सर बहुत हेल्प मिलती है। एंड मैं तो आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे ही दिग्गज लोगों को बुलाते रहें और मुझसे भी एक्सपीरियंस लोग आएंगे। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑलवेज फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, चैट विद थैंक यू सो मच थैंक यू दिनेश, सो मच सर। समय निकालने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। सो ये थे दिनेश करदम जी, यूथ आइकॉन हैं, बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनकी स्टोरी हम सब लोगों को इमोशनल भी करेगी और हम सब लोगों को हौसला भी देगी कि यस हम कर सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे कौन पर्सनैलिटी आपके पास में आने वाली है। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो प्रमोट कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।